हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जाना और जाना कि कैसे हम आसानी से किसी भी यौगिक में, अणु में या फिर आयन में ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने 3 नियम बताए थे। तो आइए हम जानते हैं कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है अनुमान विधि, जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दूसरी विधि है आंशिक विधि, जिसे हम पार्शियल मेथड कहते हैं। और तीसरी विधि है रेडॉक्स विधि। ठीक है, तो इन तीनों विधियों में से बाकी जो पहले की 2 विधियां हैं, जैसा कि पहला विधि है अनुमान विधि और दूसरा है आंशिक विधि, इन दोनों पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडॉक्स विधि की। ठीक है, तो जानेंगे कि कैसे हम रेडॉक्स विधि द्वारा किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो रेडॉक्स विधि में हम किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 तरह के स्टेप यूज करते हैं, यानी कि 2 तरीके से हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। पहली विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि और दूसरी विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीकरण संख्या विधि के बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या विधि के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या विधि में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसमें हमें 2 तरह के समीकरण मिलेंगे, एक मिलेगा अम्लीय माध्यम में और दूसरा मिलेगा क्षारीय माध्यम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा कैसे हम किसी भी समीकरण को संतुलित करेंगे, इसके क्या क्या स्टेप हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दिए गए असंतुलित समीकरण में हम तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा कि ऑक्सीकरण संख्या को हम निकालेंगे। बात करते हैं हम दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उन्हें हम क्या करेंगे, अलग अलग समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी कि 2 अर्ध समीकरण के रूप में लिखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किसमें ऑक्सीकरण हुआ है और किसमें अपचयन हुआ है। ये हमारा दूसरा स्टेप रहेगा। तीसरा स्टेप ये रहेगा कि जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है या फिर नहीं। अगर उनकी संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उतने नंबर का गुणा करके, यानी कि जितनी की कमी है या अधिकता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप ये कहता है कि दोनों आंशिक समीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि हुई है या अथवा कमी हुई है उसमें हम क्या करेंगे, एक निश्चित संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि जो कमी हुई है या जो अधिकता हुई है हम उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। बाद जब हम ऑक्सीकरण संख्या को, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या को जब संतुलित कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जल का प्रयोग करेंगे, यानी कि H2 का उपयोग करेंगे। और अभिक्रिया के लास्ट में यदि अभिक्रिया हमारे अम्लीय माध्यम में है तो H+ आयन जोड़ेंगे, और अभिक्रिया यदि क्षारीय माध्यम में है तो जितने H+ आयन है उतने ही OH- आयन दोनों तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे जो कुल स्टेप है मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे असंतुलित समीकरण का। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उन्हें अर्ध समीकरण के रूप में लिखेंगे। तीसरा, परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे। चौथा पॉइंट ये कहता है कि ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी हुई है या वृद्धि हुई है उसको हम आवश्यक संख्या के अनुसार गुणा करके बैलेंस करेंगे। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल का, यानी कि H2O का प्रयोग करेंगे। छठा पॉइंट ये कहता है कि यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है तो H+ आयन जोड़ेंगे। और सातवां पॉइंट ये कहता है कि यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है तो हम OH- आयन दोनों तरफ जोड़ेंगे। किस हिसाब से जोड़ेंगे, जितने H+ आयन होंगे। ठीक है, तो इन स्टेप का प्रयोग करके हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा किसी समीकरण को संतुलित करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये असंतुलित अभिक्रिया है। इस असंतुलित अभिक्रिया को हमें ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है या फिर क्षारीय माध्यम में है। वो लिखा हो चाहे न लिखा हो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, यदि H+ आयन लिखा हो, चाहे इस साइड लिखा हो चाहे इस साइड लिखा हो, तो अगर H+ आयन है तो वो अभिक्रिया हमारा अम्लीय माध्यम में है।
याद रखिएगा, ठीक है। और यदि OH माइनस आयन लिखा होता है तो वह अभिक्रिया हमारी कौन सी होती है, क्षारीय माध्यम में होती है, ठीक है। करने का तरीका दोनों का सेम है, कहाँ पर अंतर है मैं आपको आगे बताऊंगा, जब ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो वहाँ पर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं हम सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो जिंक है, ठीक है। जिंक मुक्त अवस्था में, और मैंने बताया अगर कोई चीज़ मुक्त अवस्था में होता है, कोई तत्व मुक्त अवस्था में होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने बताया था कि अगर किसी तत्व पर आवेश है तो जो आवेश रहता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो इस पे +2 आवेश है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम NO3 माइनस चार्ज में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होगी +5। आप निकाल सकते हैं, अगर आपको निकालने नहीं आता तो मैं निकाल कर बता दे रहा हूँ कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेंगे X है, ठीक है। और ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 होता है, और नीचे 3 मॉलिक्यूल है तो 3 × -2 इक्वल टू, इस पर माइनस चार्ज है तो -1 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो x 3 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -6 उधर जाएगा +6 में -1 करेंगे तो कितना जाएगा, +5। तो यहाँ पर NO3 माइनस चार्ज में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +5 है, ठीक है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं x है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का होता है +1। मैंने बता रखा है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +1 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नीचे 4 मॉलिक्यूल है तो 4 × 1, इसके ऊपर प्लस है, मतलब आयन होता है तो बराबर के बाद हम क्या लिखते हैं, उतने ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे +1 है तो यहाँ पर +1, ठीक। सॉल्व करेंगे तो x 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू +1, x इक्वल टू +4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4, अब +1 है तो आ जाएगा आपका -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक का 0, यहाँ पर नाइट्रोजन का +5, यहाँ पर जिंक का है +2 और नाइट्रोजन का है -3, ठीक है। आइए देखते हैं अगले स्टेप में क्या करेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सभी का मतलब उसी का निकालते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। अब ये नहीं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी प्लस होगा उधर भी +1 होगा। ऑक्सीजन का चाहे जिधर भी निकालिए, इधर भी -2 होगा उधर भी -2 होगा। तो हम ऐसे एलिमेंट का निकालेंगे जिससे कि हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं निकाल सकें, ठीक है। बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप में मैंने बताया कि जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उन्हें अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हमें ऑक्सीकरण और अपचयन निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। पहले हम Zn का ले लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है Zn, ठीक है। Zn से क्या हुआ है, Zn2+ चार्ज होना है, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या 0 से लेकर +2 हुआ है, और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, यहाँ पर क्या हुआ है, 0 से +2 हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब वृद्धि कितनी की हुई है, 2 की। कैसे, 0 से 2 हुआ है तो वृद्धि कितनी हुई, 2 की हुई, ठीक। दूसरा देखते हैं, NO3 माइनस चार्ज से हमारा बना हुआ है NH4 पॉजिटिव चार्ज, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन की है +5 और यहाँ पर है -3, ठीक। तो यहाँ पर देखें तो हम ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ है, कमी हुई है। कैसे और कितनी की कमी हुई है, पहले ये समझे। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी कितनी की हुई है आप बता सकते हैं, 8 की हुई है। कैसे 8 की हुई है, आइए समझते हैं।
जैसे 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो पॉजिटिव इधर जा रहा है और इधर -3 तक आया। तो अगर हम टोटल अगर डिफरेंस देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? 8 का। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी कितने की आ रही है? 8 की आ रही है। ये नहीं कि आप दिमाग में रखिएगा 5 का। कैसे 8 का है? क्योंकि -3 है, तो ये 3 डिफरेंस ये हो गया, प्लस 5 का ये लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? अपचयन हुआ होगा। ठीक है ना। तो हमें 2 समीकरण मिल गए, एक मिल गया ऑक्सीकरण और दूसरा मिल गया अपचयन। ठीक, तो मैंने सेकेंड स्टेप में बताया था कि जो अभिक्रिया में, यानी कि अभिक्रिया में जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उनको हम अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में लिखेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन के रूप में लिखेंगे। आइए देखते हैं हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि जिन तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या ले रहे हैं वो दोनों तरफ बराबर है या फिर नहीं। ठीक, जैसे इधर Zn इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो बराबर है। ठीक, इधर बात करें हम नाइट्रोजन की, इधर भी नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है, मतलब दोनों तरफ इन तत्वों की संख्या बराबर है। अगर इनकी संख्या बराबर नहीं रहती तो हम बराबर करते हैं। ठीक है, आप जिनका ऑक्सीकरण संख्या ले रहे हैं उन्हीं की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम आगे क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जिंक की भी संख्या दोनों तरफ बराबर है, नाइट्रोजन की संख्या भी दोनों तरफ बराबर है। ये हमारा तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप क्या कहता है? चौथा स्टेप ये कहता है कि ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि हुई है और जो कमी हुई है, ठीक है, हम उनको क्या करेंगे? आपस में बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? जैसे इसे हम समीकरण 1 मांग लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 में हम देख रहे हैं 2 की वृद्धि हुई है हमारी, ठीक है, और समीकरण 2 में कितनी की वृद्धि हुई है? सॉरी, कमी कितनी हुई है? 8 की। इसमें वृद्धि 2 की हुई है, इसमें 8 की। अगर हम 2 से काट दें इसको तो ये 1 बार में जाएगा और ये 4 बार में। ठीक है, मतलब कि अगर अप्रॉक्स देखें तो इसमें 1 का आएगा और इसमें 4 का आएगा, मतलब अगर दोनों को कंपेयर करें। अब हम क्या करेंगे? जो कमी और वृद्धि आई है उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसमें हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और समीकरण 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी को संतुलित करने पर, ठीक है ना, कैसे संतुलित करेंगे? मैंने क्या बताया था? ये 4 इसमें हुआ है तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें 1 हुआ है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे। ठीक, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4Zn2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब समीकरण 2 में क्या करेंगे? हम 1 का गुणा करेंगे, तो हमारा है समीकरण 2। समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे। ठीक, तो 1 का गुणा करिए, चाहे आप लिखिए चाहे मत लिखिए, बात एक ही है। तो हम क्या लिखेंगे? NO3 माइनस चार्ज और इधर हो जाएगा NH4 प्लस चार्ज। ठीक है, अब इनमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे? जो इस साइड है हम इस साइड लिख लेंगे, यानी कि 4Zn प्लस इस साइड क्या है? NO3 माइनस, फिर एरो, फिर हो गया 4Zn2 प्लस चार्ज प्लस NH4 पॉजिटिव चार्ज। तो हमें करना क्या है? मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि हुई है या कमी आई हुई है उन तत्वों को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने Zn को लिखा तो Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, यहाँ पर +2 थी, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है, मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने NO3 को लिखा, यहाँ पर NO3 से NH4 प्लस बना हुआ है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है +5, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर कमी हुई है। कितनी की कमी हुई है? 8 की। तो जब कमी होता है ऑक्सीकरण संख्या में तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि तत्वों की संख्या बराबर करते हैं, तो यहाँ पर दोनों समीकरण में तत्वों की संख्या, मतलब जिसका हम ऑक्सीकरण संख्या लिए हैं उनकी संख्या क्या है? बराबर है, तो हमें कोई बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? जो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी हुई है हम उसका उल्टा गुणा करेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पे 2 है और 8 है,
तो हम इसको 2 से कट कर दिए, तो ये 1 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। हम चाहते तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते, इसमें 8 का कर देते, तो थोड़ा बड़ा हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन सिंपल हमने कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया। तो इस समीकरण में, यानी कि समीकरण 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह से हमारा समीकरण आया। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो ये तो हमारा हो गया ये स्टेप, ठीक। अब आइए देखते हैं इसके बाद क्या करना है हमें। तो जब हम लोगों ने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से समीकरण आया। फिर मैंने बताया था कि जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या बताया था, H2O का उपयोग करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं कि कैसे हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो अगर इस समीकरण में देखें तो अभिक्रिया के बाएं तरफ लेफ्ट साइड 3 ऑक्सीजन है और राइट साइड आप देख रहे हैं कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो हमारे राइट साइड ऑक्सीजन की कमी है, और कितने ऑक्सीजन की कमी है, 3 की, क्योंकि इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपके जो राइट साइड है, राइट साइड 3H2O जोड़ेंगे, ठीक है ना। जो राइट साइड है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो राइट साइड हम क्या करेंगे, 3H2O जोड़ेंगे। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, H2O जोड़ते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो 4Zn प्लस NO3 माइनस 4Zn2 प्लस प्लस NH4 प्लस प्लस 3H2O। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। आइए अब देखते हैं हाइड्रोजन हमारा कितना है, हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। तो इधर देखें हमारा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, दिख रहा है, नहीं है। राइट साइड हम देखें तो यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पे 3 × 2 करेंगे 6, मतलब टोटल राइट साइड आपके 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। और इस साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड है हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ आयन जोड़ेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों हम H+ आयन जोड़ेंगे। चूँकि मैंने बताया था कि यह अभिक्रिया किस माध्यम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है। कैसे हमें पता चलेगा, यहाँ पर H+ आयन है, ठीक। अब अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, इसलिए हम क्या जोड़ेंगे, H+ आयन जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे, ठीक। जैसा कि मैंने बताया था कि इधर लेफ्ट साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है और राइट साइड कितने हाइड्रोजन है, 10। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड 10 H+ आयन जोड़ेंगे। याद रखिएगा कितना जोड़ेंगे, H+ आयन जोड़ेंगे, ठीक है। आइए जोड़कर देखते हैं। तो हो जाएगा 4Zn प्लस NO3 माइनस 410 H+ आयन, ठीक है। यहाँ पर क्यों लिखेंगे, लिख दे रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, ठीक है। अब क्या जोड़ रहे हैं हम, 10 H+ आयन, ठीक। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभिक्रिया कौन से माध्यम में है, एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है, ठीक है ना। तो 10 H+ आयन जोड़ दिए, बाकी सभी चीज़ें हम लिख देते हैं जैसे था। तो 4Zn2 प्लस प्लस NH4 प्लस प्लस 3H2O, ठीक। ये हमारा आ गया बैलेंस करने के बाद आंसर। आइए देखते हैं हमारा ये जो समीकरण हमने बैलेंस किया है वो सही है या नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। मैंने तो बोल दिया कि ये हमारा संतुलित है, बट ये संतुलित है या नहीं चेक करते हैं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा जिंक कितना है, 4, इधर भी हमारा जिंक कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन है हमारा 1, यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है, 1। यहाँ पर है ऑक्सीजन हमारा 3, यहाँ पर कितना हो गया, 3। यहाँ पर हाइड्रोजन है 10, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 × 2 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। आइए अब आयन की बात करते हैं। आयन भी हमें देखना जरूरी है। इधर -1 है प्लस इधर +10 है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, -1 और +10 कितना हो जाएगा हमारा, +9। मतलब आपके लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हैंड
साइड जो है आवेश कितना है, +9 है। आइए राइट हैंड साइड देखते हैं। 4 × 2 मतलब इधर +2 आवेश है, तो 4 में +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +8, ठीक। और यहाँ पर NH4 में +1 है, तो +1 कर दे तो कितना हो जाएगा, +9। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है उधर भी आवेश कितना है, +9 है। तो देखा आपने कैसे इजीली हम लोगों ने रिएक्शन को संतुलित किया, ठीक। तो रिएक्शन को संतुलित करने के लिए हमें इन स्टेप को फॉलो करना होगा। तो ये था हमारा अम्लीय माध्यम। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको क्षारीय माध्यम को कैसे संतुलित करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।